वेलकम क्लास। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट की। हमारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम किसी बुक को रीड करते हैं तो हमारी टर्मिनोलॉजीज यदि क्लियर है तो उस यूनिट को समझने में हमें काफ़ी आसानी होती है। तभी आपने देखा होगा स्किन पे माइनर सा कट लग जाता है तो वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, जब तक खून बहता है उसको हम ब्लीडिंग टाइम कहते हैं, और क्लॉटिंग के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम क्लॉटिंग टाइम कहते हैं। तो जब भी हमारी स्किन पे कट लगता है और हमारी स्किन ओपन हो जाती है, हमारा ब्लड एयर के कांटेक्ट में आता है। एयर में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पैथोजेनिक हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फीवर आ सकता है और हमारा इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो उसको कम करने के लिए हम वहां पर एब्जॉर्बिंग कॉटन का यूज करते हैं क्लीनिंग के लिए। और यदि कोई वुंड है तो उसकी हमें ड्रेसिंग यदि करनी है तो ड्रेसिंग के लिए हम एब्जॉर्बिंग कॉटन का यूज करते हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है किसी भी चीज को सोख लेना। तो यदि हमें कहीं पस आ रहा है वुंड से और उसकी हमें क्लीनिंग करनी है, या कहीं ब्लड हमें साफ करना है, तो उसके लिए हम कॉटन का यूज करते हैं, जो कि सर्जिकल ड्रेसिंग में काफी यूज होता है। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सोखना। ठीक है, और जो चीज सोखती है उसको हम एब्जॉर्बेंट कहते हैं। जैसे कॉटन एक एब्जॉर्बेंट होता है। ठीक है, एरोसोल्स क्या होते हैं? ये एक स्पेशल टाइप का डोजेस फॉर्म होता है जिसमें गैसेस फॉर्म में पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं। अस्थमा के जो पेशेंट्स क्या होते हैं, ये एक स्पेशल टाइप का डोजेस फॉर्म होता है जिसमें गैसेस फॉर्म में पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं न्यूबुलाइजर्स इस फॉर्म में आते हैं। और सीओपीडी का जो प्रॉब्लम है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो उस केस में पेशेंट को एरोसॉल्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा। जो आपने देखा होगा जब हम लिमिट टेस्ट करते हैं तो नेजलिंग सिलेंडर में हम ग्लास रॉड की हेल्प से उसको मूव करते हैं, मिक्स करते हैं, तो इसको हम एजिटेशन बोलते हैं, इसको हम हिलाना भी बोलते हैं। अमेंडमेंट क्या होता है? आपने देखा होगा जब भी कोई रेगुलेशन आता है, कोई लॉ आता है, कोई एक्ट आता है, तो कुछ समय के बाद उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं और उन्हीं चेंजेस को हम अमेंडमेंट कहते हैं। ठीक है, अमेंडमेंट इज एक्ट ऑफ चेंजिंग फॉर बेटर और फॉर इम्प्रूवमेंट। तो किसी भी चीज को इम्प्रूव करने के लिए, उसको और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए अमेंडमेंट्स समय समय पे लाए जाते हैं। ऐसे ड्रग्स जो कि पेन को कम करते हैं, पेन के एहसास को कम करते हैं, उन्हें हम पेन किलर या पीड़ाहारी भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है डाइक्लोफेनेक है, एसिक्लोफेनेक है, डिस्प्रिन है, मेफ्टाल प्लस है, डोरोनेक्स इंजेक्शन आता है। तो बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, ये एनासिड कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं। इसमें ओपियोइड्स और नॉन ओपियोइड्स होते हैं। इसमें आपका ओपियोइड्स में आते हैं मॉर्फिन से जो हमें सब्सटेंसेस मिलते हैं, ये पावरफुल एनाल्जेसिक इफेक्ट शो करते हैं। ऐसे ड्रग्स जो कि माइक्रोब्स को किल करते हैं, बैक्टीरियाज को, उनको हम एंटीबायोटिक ड्रग्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे थर्ड जनरेशन में आपका सिफिक्सिम आता है, मोक्सिसिलिन आता है, सेफोडोक्सिम आता है। ये डिफरेंट डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं। ऐसे ऐसे सेल जो कि बाहर से हमारी बॉडी में इंटर हुए हैं उनको हम एंटीजन कहते हैं। या ऐसा कोई पार्टिकल या कोई डस्ट हो सकता है, पॉलन ग्रेन हो सकता है, जो हमारी बॉडी में रिस्पिरेशन के थ्रू अंदर आया है, उसे हम एंटीजन कहते हैं। उसके अगेंस्ट में, उससे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी डिफेंस सिस्टम जो सेल तैयार करता है उसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी का एग्जांपल है आईजीजी, आईजीई, आईजीए। ये एंटीबॉडीज होती है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ऐसे ड्रग्स जो कि एलर्जी को सप्रेस करते हैं, एलर्जी में कफिंग हो सकता है, स्नीजिंग हो सकता है, बॉडी के किसी पार्ट में इचिंग आ सकती है, रेड आईज हो सकती है, वाटरी नोज हो सकती है, ये सब एलर्जिक रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो इनको जो ड्रग्स सप्रेस करते हैं, इनको जो ड्रग्स कम करते हैं, इनके मैनेजमेंट में जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं उसको हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स कहते हैं, जैसे प्रोमेथाजीन और लिवोसिट्राजीन। ये जो ड्रग्स हैं, क्लोरफेनेरामिन, मेलिएट, एविल का इंजेक्शन आता है, ये सारे ड्रग्स आपके एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी में आते हैं। ऐसे ड्रग्स जो कि ऑक्सीडेशन, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, उनको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। इसका एग्जांपल है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी और विटामिन ई। ये दोनों विटामिन है जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। हमारी बॉडी में यदि फ्री रेडिकल्स होंगे तो उनको ये न्यूट्रलाइज करते हैं, और जिससे टिश्यू और सेल के डैमेज को रोका जा सकता है। ऐसे ड्रग्स जो कि फीवर को कम करते हैं, बुखार को कम करते हैं, बढ़े हुए बॉडी टेम्परेचर को कम करते हैं, उनको हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है एसिटोमिनोफेन, जिसको हम शॉर्ट में पैरासीटामोल भी कहते हैं।
एसिड ड्रग्स जो कि खांसी को कम करते हैं उन्हें हम एंटी टिश्यू ड्रग्स कहते हैं। ये रिस्पिरेटरी सिस्टम पर काम करते हैं और खांसी को कम करते हैं। इसको हम खांसी रोधक दवाई भी कहते हैं। स्टीम स्टरलाइजेशन के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माइक्रोब्स यदि हमारी फॉर्मुलेशन में होंगे तो हमारी फॉर्मुलेशन से ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसके लिए हम ऑटोक्लेव नाम का इक्विपमेंट यूज करते हैं, जिसमें स्टीम के थ्रू हम स्टरलाइजेशन करते हैं। बैक्टीरिया, कुछ अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, जिनको हम इंटेस्टाइनल फ्लोरा कहते हैं। ये बैक्टीरिया विटामिन के की सिंथेसिस में हमें हेल्प करते हैं। और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं। तो ये डिजीज कॉजिंग जो बैक्टीरियाज होते हैं ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में फीवर जनरेट होता है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब ओल्डर सेल्स होते हैं, और इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। प्लांट में क्लोरोफिल होता है, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। ह्यूमन बींग्स में हीमोग्लोबिन होता है, प्लांट में क्लोरोफिल होता है। बैक्टीरिया दूसरे सेल पर मतलब डिपेंड रहते हैं, कुछ परजीवी होते हैं। बैक्टीरियोफेज ऐसे सेल्स होते हैं जो कि जीवाणु भोजी कहलाते हैं। किसी भी बैक्टीरिया को इंगल्फ करके उसको ये डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जिसकी हेल्प से ये बैक्टीरिया लाते हैं। किसी भी बैक्टीरिया को इंगल्फ करके उसको ये डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जिसकी हेल्प से ये बैक्टीरिया को इंगल्फ करके उसको खत्म कर देते हैं। आपने देखा होगा कभी हमारे फॉर्मुलेशन का यदि पीएच चेंज हो जाए तो उसमें स्टेबिलिटी का इशू आ सकता है। तो पीएच के फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए, पीएच को स्टेबलाइज करने के लिए हम बफरिंग एजेंट्स यूज करते हैं, जो कि पीएच को एडजस्ट करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब होता है किसी भी लिक्विड में यदि सॉलिड पार्टिकल्स हैं तो उसको सेपरेट आउट करना। उसको यदि हम तेजी से घुमाएंगे तो जो अभिकेंद्रीय बल होता है उसकी सहायता से सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट आउट किया जा सकता है, और इसी को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। जैसे हम ब्लड का यदि सेंट्रीफ्यूगेशन करें तो ब्लड के डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है उसकी लेयरिंग का फॉर्मेशन होता है और वो सभी सेपरेट आउट हो जाते हैं। इसी को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। किलेटिंग एजेंट क्या होते हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि मेटल आयन से कंजुगेशन बनाते हैं, उनके साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये किलेशन का गुण होता है कैल्शियम में, ठीक है, इसलिए कैल्शियम की फॉर्मुलेशन एंटा जाते हैं। इसी को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। किलेटिंग एजेंट क्या होते हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि मेटल आयन से कंजुगेशन बनाते हैं, उनके साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये किलेशन का गुण होता है कैल्शियम में, ठीक है, इसलिए कैल्शियम की फॉर्मुलेशन एंटा जाते हैं। इसी को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। एंटासिड के साथ नहीं दी जाती, क्योंकि एंटासिड में मेटल आयंस होते हैं और वो कैल्शियम के साथ यदि रिएक्ट करेंगे तो वो एक कंजुगेशन बना लेंगे और हमारे एंटासिड भी काम नहीं कर पाएंगे और कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। यदि हम किसी पाउडर का ग्रेन्युलेशन करके उसका टैबलेट बना रहे हैं और वो ड्रग यदि बिटर टेस्ट का है या उसका फ्रेग्रेंस यदि अनप्लीजेंट है, तो उसकी मास्किंग के लिए हम कोटिंग यूज करते हैं। इसके लिए हम कोटिंग पान यूज करते हैं। यदि बिटर टेस्ट है तो उसकी मास्किंग के लिए हम शुगर कोटिंग कर सकते हैं। ऐसे डिजीज जो कि बाय एयर या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू या स्किन टू स्किन कांटेक्ट में आने से फैलती है, उसको हम संक्रामक रोग कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ये जनरली जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कोविड-19 आपने देखा, अभी इबोला, H1N1 वायरसेस का इन्फेक्शन, ये सारे कम्युनिकेबल इन्फेक्शन में आते हैं। जब भी हम कोई फॉर्मुलेशन डिजाइन करते हैं तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं आपस में वो कंपैटिबल होना चाहिए, और उनकी रिएक्शन से कोई भी ऐसी तीसरी चीज नहीं बननी चाहिए जो हमारे फॉर्मुलेशन की इफिकेसी और स्टेबिलिटी को कम करे। जब भी टैबलेट का फॉर्मुलेशन किया जाता है तो उसमें डाई और पंच होता है, और पंच ऊपर से कंप्रेस करता है ग्रेन्यूल्स को, और उसमें बाइंडिंग एजेंट डले होते हैं एज अ एक्सिपिएंट टैबलेट में, जिससे टैबलेट के जो ग्रेन्यूल्स है वो एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। और उसमें डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट भी डाला जाता है, जिससे कि स्टमक में जब टैबलेट जाए तो वो डिजोल्व हो जाए और डिसोसिएट होके, डिजोल्व होके, एब्सॉर्ब होके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके अपने एक्शन को प्रोवाइड करें। फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म को जिन कंटेनर में रखा जाता है उन्हीं को हम कंटेनर कहते हैं, ठीक है, जिसमें आपका
ग्लासेस यूज होते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स यूज होती हैं, मेटल बॉटल्स यूज होती हैं, प्रोवाइड करें। फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म को जिन कंटेनर में रखा जाता है उन्हीं को हम कंटेनर कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपका है ना एल्यूमिनियम फॉइल, स्ट्रिप पैकेजिंग आती है, ब्लिस्टर पैकेजिंग आती है। तो ये सब पैकेजिंग से रिलेटेड है आपका कंटेनर। और कंटेनर पे लेबलिंग भी होती है जिससे हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और प्रोडक्ट को यूज करने के डायरेक्शन और कोई प्रिकॉशंस यदि हो तो वो भी उस पे मेंशन होते हैं। कोरोजन का मतलब क्या होता है? कोरोजन मतलब होता है क्षय। जैसे आयरन यदि एयर के कांटेक्ट में आएगा, एयर में मॉइस्चर है तो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो कोरोजन आयरन को जंग लगने लगेगा, आयरन का क्षय होने लगेगा। ऐसे ड्रग्स जो कि दांत खाज खुजली को कम करते हैं, टॉपिकली अप्लाई किए जाते हैं स्किन पे, उसको हम काउंटर इरिटेंट कैसे कहते हैं। और ये जो बेसिकली इमल्शन और सस्पेंशन मैंने आपको पढ़ाया था तब, उसमें डिफेक्ट्स बताए थे फॉर्मुलेशन के, जिसमें क्रैकिंग और क्रीमिंग आता है। क्रैकिंग मतलब होता है फटना, जैसे दूध फट जाता है उस टाइप की क्रैकिंग, है ना। और क्रीमिंग मतलब फेस फेस सेपरेट आउट हो जाना। जैसे इमल्शन हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनविजिबल लिक्विड होता है, यदि ये आपस में सेपरेट आउट हो जाए तो उसको हम क्रीमिंग का प्रॉब्लम कहते हैं, या फेज इन्वर्जन या फेज सेपरेशन कहते हैं। डिलिक्विसेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को ग्रैब करके लिक्विफाई हो जाते हैं, इनको हम डिमल्सेंट कहते हैं। डेली डेलिक्विसेंट कहते हैं। और डिमल्सेंट किसको कहते हैं? जो त्वचा में दांत खाज खुजली को कम करते हैं, उसके इलाज में यूज किए जाते हैं, उसको हम डिमल्सेंट कहते हैं। डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस वो होती हैं जो स्किन से एसोसिएटेड होती हैं, जिसमें एक्जिमा आते हैं, इसमें दांत खाज खुजली आता है, या तो रिंगवॉर्म इन्फेक्शन है जो कि मोस्टली फंगस की वजह से होता है। डायग्नोसिस का मतलब होता है कुछ टेक्निक्स के हेल्प से, जैसे एक्सरे है या पैथोलॉजी लैब्स में सैंपल भेज के यूरिन या ब्लड की जांच से बीमारी को कंफर्म करना, इसको हम डायग्नोसिस कहते हैं। और कुछ ऐसे डिसइंफेक्टेंट्स हम लोग हॉस्पिटल में यूज करते हैं नॉन लिविंग सरफेस को फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स बनाने के लिए, जैसे लाइजॉल है, या हॉस्पिटल में जो कंबल है, पिलो कवर्स हैं, उसकी वॉशिंग के लिए हम कुछ केमिकल्स यूज करते हैं जिसको हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट वो होते हैं जो टैबलेट में ऐड किए जाते हैं, जब टैबलेट हमारे स्टमक में जाता है तो उसको ये ब्रेक डाउन होने में हेल्प करते हैं, और टैबलेट का घुलना हमारे स्टमक में जाके, इसको हम डिजोल्यूशन कहते हैं। और टैबलेट हमारा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो डिजोल्व नहीं होगा और एज इट इज़ शायद वो फीसेस के थ्रू बाहर आ सकता है। डोज का मतलब होता है वो अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ड्रग जिससे किसी बीमारी को क्योर और ट्रीट किया जा सकता है और डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट को अचीव किया जा सकता है, उसको हम डोज कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स को पास ऑन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो हमारे नर्वस सिस्टम में, न्यूरॉन में नर्व का कंडक्शन होता है जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन वो जिन पे प्लस चार्ज होगा, एनायन वो जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, जैसे सोडियम पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। हम हमारी टैबलेट को जब भी मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसको एलिगेंट बनाने के लिए उसमें कलरिंग एजेंट्स डालते हैं, उसमें फ्रेग्रेंस डालते हैं। जैसे आपका फाइजर का वाइबाजीम आता है, उसमें वेनिला फ्रेग्रेंस डाली जाती है। जैसे ही आप स्ट्रिप को खोलोगे तो एक फ्रेग्रेंस आएगी आपको, जो कि पेशेंट को आकर्षित करती है उस डोजेस फॉर्म को यूज करने के लिए। और एक्सिपिएंट्स वो होते हैं जो नॉन ड्रग कंपोनेंट है किसी दवाई का, और फॉर्मुलेशन को सपोर्ट करते हैं। मेन थेराप्यूटिक रिस्पांस आता है एपीआई का, जिसको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते फॉर्म को यूज करने के लिए। और एक्सिपिएंट्स वो होते हैं जो नॉन ड्रग कंपोनेंट है किसी दवाई का, और फॉर्मुलेशन को सपोर्ट करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स जिनको हम एक्सिपिएंट्स कहते हैं। जैसे बाइंडिंग एजेंट है, डाइलुएंट्स है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, और आपका डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है, ग्लाइडेंट है, ल्यूब्रिकेंट है। ये सारे आपके फार्मास्यूटिकल एड्स में आते हैं। ऐसी दवाई जो कि कफ को बाहर निकालने में हेल्प करती है, हम उसको एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। जनरली जो कफ सिरप्स आते हैं उसमें ये मॉलिक्यूल्स, ये सॉल्ट आप देख सकते हैं। एक्सट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट से हम एक्टिव एक्टिव फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को
आइसोलेट करते हैं, जिसमें थेरापेटिक इफेक्ट होता है। जैसे हम क्लोव से यूजिनॉल निकाल सकते हैं, हम जैसे नीम की लीफ से, नीम की पत्ती से हम एजर्टेरेक्टिल निकाल सकते हैं। फर्मेंटेशन को हम किण्वन भी कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे खमीर उठाया जाता है। जलेबी बनाने में बेकरी इंडस्ट्री भी इसका यूज करती है, फर्मेंटेशन प्रोसेस का, और इससे ल्यूको अल्कोहल भी बनाया जाता है। फिल्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट आउट किया जाता है। जैसे हम लोग चाय छानते हैं तो पत्ती को अलग कर देते हैं, चाय पत्ती को चाय से अलग कर देते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू, छन्नी लगा के, है ना। इसके लिए हम जो फिल्टर मीडिया यूज करते हैं वो होता है छन्नी। और फिल्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे छाना जाता है, किसी भी चीज को प्यूरिफाई किया जाता है। जैसे हम वाटर को यदि आरओ से पास करेंगे तो वाटर प्यूरिफाई हो जाएगा, वाटर के जो अशुद्धियां हैं वो फिल्टर आउट हो जाएगी। और फिल्टर मीडिया मतलब होता है छन्नी, जो कि सॉलिड को रिटेन करेगी। आपने देखा होगा कुछ ड्रग्स की पैकेजिंग जिसमें एल्युमिनियम फॉइल यूज होती है, जिसपे लेबलिंग भी होती है, उसी पे इंफॉर्मेशन दी होती है ना। ये थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, और मेटल की बनी होती है, तो इसी को हम फॉइल बोलते हैं। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे स्टमक में इरिटेशन कॉज करते हैं, एक ईचिंग कॉज करते हैं, जिसको हम गैस्ट्रिक इरिटेशन बोलते हैं। और ग्रेनुलेशन एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम पाउडर से दाने का फॉर्मेशन करते हैं, और उन्हीं दानों को हम ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। और इन्हीं ग्रेन्यूल के कंप्रेशन से टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। आपने सुटिक्स में यूनिट ऑपरेशंस पढ़े हैं, जिसमें से एक है आपका मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन और एक्सट्रैक्शन और साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन में हम क्या करते हैं, किसी लार्ज लार्ज किसी सब्सटेंस को, किसी लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है, क्रशिंग की हेल्प से, ग्राइंडिंग की हेल्प से। इसके लिए मिक्सर यूज किए जाते हैं मिक्सिंग के लिए। साइज सेपरेशन मैंने आपको बताया था, जो सीविंग की हेल्प से किया जाता है। ये सारे यूनिट ऑपरेशंस में आता है। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर बढ़ने पर अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर सकते हैं, उनका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो सकता है। इनको हम थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस कहते हैं। जब भी कहीं बॉडी में कट लग जाए और थोड़ी देर बाद खून रुक जाए, तो ये खून के स्राव की जो रुकने की प्रक्रिया है, इसको हम हीमोस्टैसिस कहते हैं। ऐसे ड्रग्स जो कि ब्लीडिंग को रोकते हैं, उनको हम हीमोस्टैटिक ड्रग्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बुट्रोस्टेट, इथामसाइलेट 500 mg यूज किया जाता है। हिपेटाइटिस पीलिया, आप लोग जानते हैं, इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। इससे लीवर प्रभावित होता है, लीवर काफी कमजोर हो जाता है, बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, जिस वजह से बॉडी में येलोइशनेस आती है, नेल्स येलो हो जाते हैं, आई का जो स्क्लेरा पार्ट है वो हल्का सा येलो हो जाता है। और जब कभी डॉग बाइटनिंग होती है तो मरीज को पानी से डर लगने लगता है, जिसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वाटर, पानी से डर लगना। इमल्शन जब हम बनाते हैं तो इसमें टू इमिजिबल लिक्विड होते हैं। यदि हम दो लिक्विड को आपस में मिलाएं और वो घुले ना, तो हम उसको इमिजिबल कहते हैं। तो जैसे हमारा ड्रग यदि ऑयल फॉर्म में है और हम यदि उसको पानी के साथ उसका इमल्शन बनाने की कोशिश करें, तो इसमें हम इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करेंगे, जो क्या करेंगे, जिसका जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक हेड और टेल होता है, वो दोनों को आपस में सामंजस्य बनाने में मदद करता है। आपने देखा होगा पहले जब डॉग बाइटनिंग होती थी तो पेट में इंजेक्शन लगाए जाते थे, है ना, उसको इंट्रा पेरोटोनियम रूट कहते हैं, ठीक है। जब भी हम कोई पैरेंट्रल या कोई लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल यूज करते हैं, तो वो उसका आइसोटोनिक होना जरूरी है। आइसोटोनिक का मतलब होता है दो फ्लूइड्स जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, हम उनको आइसोटोनिक कहते हैं। अदरवाइज आपका रेड ब्लड सेल या तो स्वेल होके बर्स्ट हो सकता है, या तो वो श्रिंक हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए 0.9% NaCl हम यूज करते हैं, जिससे कि हम उस फॉर्मुलेशन को आइसोटोनिक बना सके। ठीक है, आइसोटोनिक का मतलब होता है दो फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना, इसको हम आइसोटोनिक कहते हैं। मैसरेशन मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, जब हम किसी चीज को भिगोते हैं तो भिगोने से वो नरम हो जाती है, और उसके जो फाइटोकेमिकल कॉन्स्टेंट है वो आसानी से सेपरेट आउट किए जा सकते हैं एक्सट्रैक्शन के थ्रू। तो इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, ये सब एक्सट्रैक्शन की मेथड्स होती हैं। डाइजेशन, है ना, इन्फ्यूजन में हम क्या करते हैं, बॉयल वाटर को 10 मिनट्स तक ड्रग के कांटेक्ट में लाते हैं और फिर हम उसको फिल्टर आउट कर लेते हैं। और डाइजेशन में हम बॉईल करते हैं हमारे ड्रग को, यदि हमारा ड्रग वुड फॉर्म में है ना।
तो एक्चुअली प्लांट का जो टिश्यू होता है वो उसमें सेल्स होते हैं, और दो सेल्स के बीच में जो गैप होता है वहां पर यदि कोई फाइटोकेमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट है तो वो टेम्परेचर के थ्रू या किसी सॉल्वेंट को ऐड करने पर यदि उसमें डिसॉल्व होता है तो सॉल्वेंट उसको पेनेट्रेट करके सेपरेट आउट कर लेता है। मॉडलिंग मैंने आपको जब टैबलेट डिफेक्ट पढ़ाए थे तब बताया था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन टैबलेट सरफेस इज कॉल्ड मॉडलिंग। ऑक्सीडेशन मींस होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और हमारे प्रोडक्ट को ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। कई बार ऑक्सीडेशन की वजह से हमारे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी और एफिकेसी कम हो जाती है। ऐसे सब्सटेंस जो कि प्रकाश के प्रति काफी संवेदनशील हो उनको हम फोटोसेंसिटिव सब्सटेंसेस कहते हैं। इसलिए ड्रग्स को हम एम्बर्ड कलर के बॉटल में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कोई भी काम रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होता है, और इनको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे ड्रग्स जो कि नींद लाते हैं, निद्रा कारक होते हैं, उनको हम सेडेटिव हिप्नोटिक्स कहते हैं। ये एक शेड्यूल के ड्रग्स होते हैं जिसमें आपका बेंजोडाइजोपिन्स आता है, जैसे नाइट्राजेपाम है, डाइजेपाम है। यदि हम अपनी मर्जी से बिना किसी कंसल्टेंसी के, बिना किसी डॉक्टर फार्मासिस्ट से कंसल्ट किए दवाई खाते हैं तो उसको हम सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं। और ये एक बैड प्रैक्टिस है जो कि सोसाइटी में काफी पॉपुलर हो चुकी है। जब भी आप दवाई खाएं तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवाई खाएं। इवन ओटीसी प्रोडक्ट्स का भी हमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। डॉक्टर से हम कंसल्ट करें उसके बाद ही हम दवाइयों का सेवन करें। स्टेरिलिटी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। किसी भी यूनिट ऑपरेशन के दौरान, स्पेशली जब हम पैरेंटल की फॉर्मुलेशन को डेवलप करते हैं, उस टाइम पे वहाँ माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, जिसके लिए हम HEPA फिल्टर का यूज करते हैं। ये एयर से माइक्रोब्स को रिमूव कर देता है। जब हम टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है स्टिकिंग। यदि हमारी डाई से हमारा टैबलेट चिपक रहा है तो हम इसको स्टिकिंग का प्रॉब्लम बोलते हैं, और वहीं पर यदि ये पंच से चिपकेगा तो हम इसको कुकिंग का प्रॉब्लम बोलेंगे। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी सॉलिड को टेम्परेचर दिए जाने पर डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कपूर। कपूर को जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो कपूर डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। सरफेक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि दो सरफेसेस के बीच में सरफेस टेंशन को कम करते हैं। जैसे हम लोग कपड़े धोते वक्त पानी में सर्फ ऐड करते हैं जिससे कपड़े में छुपा हुआ मैल, अंदर फंसा हुआ मैल आसानी से पानी बाहर निकाल पाता है, क्योंकि पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है। ठीक है, तो पानी ज्यादा अच्छा बेहतर पेनेट्रेट कर पाता है मैल को और उसको बाहर निकाल पाता है। कभी हमें किसी फॉर्मुलेशन को यदि थिक करने की जरूरत है, उसकी विस्कोसिटी को बढ़ाने की जरूरत है, तो उस केस में हम थिकनिंग एजेंट यूज करते हैं। जैसे हमें स्किन पे यदि लहसुन का रस लगाना है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है लहसुन की, उसमें सल्फर होता है, तो हम लहसुन का रस यदि वहां लगाएंगे तो वो बह जाएगा। तो हमें उसको कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करने के लिए हम उसमें शहद मिला देंगे, तो शहद का विस्कोसिटी ज्यादा होता है। शहद में यदि हम उसको मिक्स करके वहां लगाएंगे तो वो रिटेन करेगा और ज्यादा बेहतर एक्शन दे पाएगा। इसको हम थिकनिंग एजेंट कहते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि रूम टेम्परेचर पे इवापोरेट होंगे और अपना फ्रेग्रेंस को रिलीज करेंगे उनको हम वॉलेटाइल ऑयल्स कहते हैं या वॉलेटाइल लिक्विड कहते हैं। जैसे आपका रोज वाटर इसमें आता है जो डिस्टिलेशन के थ्रू बनाया जाता है। जब भी कभी बॉडी में कहीं कट लग जाए और वुंड का फॉर्मेशन हो जाए तो जख्म को हमेशा साफ सफाई के साथ रखा जाता है, ताकि वहां पर इन्फेक्शन आगे बढ़े नहीं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको इन्फ्यूजन पढ़ाया था, उसका पॉट का इमेज मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस टाइप का जो जग जग शेप का जो पॉट है ये यूज करते हैं, और इसमें बॉयल वाटर डाला जाता है और जग को 10 मिनट तक उसके साथ रखा जाता है, फिर फिल्टर हम उसको फिल्टर कर लेते हैं। और ये एक्सट्रैक्शन का मैंने आपको यस्टरडे पढ़ाया था, इसका क्लासिफिकेशन मैं आपको नहीं बता पाया था। मैंने वर्बली आपको बताया था, तो यहाँ से देख के आप नोट्स बना लेंगे इसके। ठीक है। एक्सट्रैक्शन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे इन्फ्यूजन है, डिकॉक्शन है, मैसरेशन है, परकुलेशन है, डाइजेशन है। इन्फ्यूजन का सब टाइप होता है फ्रेश इन्फ्यूजन और कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन। और मैसरेशन के टाइप्स होते हैं सिंपल मैसरेशन, मैसरेशन विद एडजस्टमेंट और मल्टीपल मैसरेशन। मल्टीपल मैसरेशन के सब टाइप्स होते हैं डबल मैसरेशन और ट्रिपल मैसरेशन। पर्कुलेशन के टाइप होते हैं सिंपल पर्कुलेशन
और पर्कुलेशन प्रोसेस फॉर कंसंट्रेटेड प्रिपरेशंस, डाइजेशन, और थर्ड टाइप होता है कंटिन्यूअस पर्कुलेशन प्रोसेस, और लास्ट में आता है डाइजेशन। तो ये एक्सट्रैक्शन का क्लासिफिकेशन है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। एक्सट्रैक्शन से एक क्वेश्चन डेफिनेटली यू विल सी इन द एग्जाम, सो प्लीज प्रिपेयर दिस। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सट्रैक्शन पढ़ा चुका हूँ और ये सारे टाइप्स को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फार्मास्यूटिक्स की डिक्शनरी डिस्कस की। ये टर्मिनोलॉजीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए। कल लेक्चर में इनिशियली मैं आपसे पूछूंगा, तो आप इनको थोड़ा सा देखें, इनसे नोट्स बनाएं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए ठीक है, इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।